Welcome friends in the very interesting subject microprocessor and applications. Myself Sanat Kumar Pandey, I am today here with unit 2 of this subject, which is introduction of 8085 microprocessor. In today's lecture we will discuss internal architecture of 8085 microprocessor, registers of 8085 microprocessors and arithmetic and logic unit of 8085 microprocessor. तो अब हम आते हैं इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर पर। 8085 माइक्रोप्रोसेसर का इन्वेंशन 1976 में इंटेल के द्वारा किया गया था। 8085 हैव 8 बिट डेटा बस, 16 बिट एड्रेस बस। चूंकि 8085 प्रोसेसर में 8 बिट की डेटा बस होती है, इसलिए हम इसको 8 बिट प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि 8085 में डेटा बस की संख्या 8 बिट्स हैं, इसके हिसाब से हम इसके द्वारा 2 to the power 8 दैट इज 256 डिफरेंट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। 8085 में एड्रेस बसों की संख्या 16 बिट होती है, इस हिसाब से 2 to the power 16 दैट इज 65,536 डिफरेंट नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं 8085 प्रोसेसर के द्वारा। 8085 प्रोसेसर हैव 40 पिन IC. It operate with the help of 5 volt power supply. It operating frequency is 3 megahertz. तो आइए हम अब सीखते हैं आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर। आपकी समझने की क्षमता को सरल एवं आसान बनाने के लिए हम संपूर्ण 8085 का जो आर्किटेक्चर है उसको उसकी फंक्शनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटे छोटे ब्लॉक्स के माध्यम से इसका अध्ययन करेंगे, जिसकी सहायता से आप इसे सहजता एवं सरलता के साथ समझ पाएं। तो आइए हम देखते हैं। जो पहली यूनिट है आपकी दैट इज इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट। सेकेंड यूनिट है सीरियल IO कंट्रोल यूनिट। थर्ड यूनिट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। द फोर्थ वन इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड इंस्ट्रक्शन डिकोडर यूनिट। द फिफ्थ वन इज टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट एंड द लास्ट सिक्स वन इज रजिस्टर एरे यूनिट। अब आइए एक एक करके हम यूनिट्स को समझते हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट में आपने देखा दिस इज इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट। इस यूनिट की सहायता से हम डिफरेंट टाइप्स के इंटरप्ट सिग्नल को प्रोड्यूस करते हैं। इंटरप्ट सिग्नल की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब हमारा माइक्रो प्रोसेसर किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हो, उस दौरान अगर उसकी प्रोसेसिंग को हमें उसके एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना है तो हम इंटरप्ट सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। बहुत टाइप के इंटरप्ट सिग्नल होते हैं, बट 8085 प्रोसेसर की व्यू पॉइंट से हम बात करें तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंटरप्ट सिग्नल। जैसा आप देख सकते हैं ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और इंस्ट्रक्शन की एक्नॉलेजमेंट और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इंस्ट्रक्शन रिक्वेस्ट का भी हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट यूनिट इज सीरियल IO कंट्रोल यूनिट। सीरियल IO कंट्रोल यूनिट के द्वारा हम 1 बिट इंफॉर्मेशन को अपने प्रोसेसर के अंदर इनपुट और आउटपुट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द 2 pins present on this processor, that is SID, that is serial input data, and SOD, serial output data. The next very important unit is arithmetic logic unit. हम इसको इस प्रोसेसर का हार्ट भी कह सकते हैं, बिकॉज जो भी फंक्शनिंग होती है हमारे प्रोसेसर की इसी यूनिट में की जाती है। इसमें आप देख सकते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर प्रेजेंट है, टेम्परेरी रजिस्टर है और एक्यूमुलेटर के रिजल्ट को शो करने के लिए फ्लिप फ्लॉप भी प्रेजेंट हैं, जो हमें रिजल्ट के अनुसार अपनी बिट्स को परिवर्तित करके इंडिकेशन प्रदान करते हैं। द नेक्स्ट यूनिट इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड इंस्ट्रक्शन डिकोडर यूनिट।
जो भी इंस्ट्रक्शन किसी पर्टिकुलर टाइम पर रन करना है, उस इंस्ट्रक्शन को इस डिकोडर के द्वारा हम डिकोड करते हैं, और डिकोड करने के उपरांत जो बाइनरी नंबर्स हमें प्राप्त हुए उनको हम टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट दैट इज 5th यूनिट को प्रदान करते हैं, ताकि जो भी आवश्यक दिशा निर्देश हो उस एग्जीक्यूशन को रन करने के लिए हमारे प्रोसेसर को ये प्रदान कर सके। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट को हम माइंड ऑफ द प्रोसेसर के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं, चूंकि किसी एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में जो भी डिसीजंस लेने होते हैं कि किस पिन को कब इनेबल करना है, किस पिन को कब डिसेबल करना है, ये सारी जिम्मेदारी टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट की होती है। आप इसमें देख सकते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ पिन्स प्रेजेंट हैं, उन्हीं पिन्स को हम हाई लो इनेबल या डिसेबल करके हम अपने प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को रन कराते हैं। द नेक्स्ट यूनिट दैट इज 6th यूनिट इज रजिस्टर एरे यूनिट। इस रजिस्टर एरे यूनिट में हम मेमोरी या आईओ जो हमारे पेरिफेरल्स हैं उनके द्वारा दिए गए डेटा को टेम्पररी स्टोर करते हैं, जिस डेटास को हम अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान यूज करने वाले हैं। तो इस तरह से ये हमारा आर्किटेक्चर है। अब इस आर्किटेक्चर पर किस तरीके से कोई इंस्ट्रक्शन रन करता है, उसके माध्यम से हम भली भांति इसके आर्किटेक्चर को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने अज्यूम किया कि 4000 लोकेशन पर कोई हमारा एक इंस्ट्रक्शन है दैट इज मूव C, A, जिसका हेक्स कोड होता है 4F। अब जब हमारे इंस्ट्रक्शन को रन करना होगा, इस इंस्ट्रक्शन को, ये इंस्ट्रक्शन कहता क्या है कि 4000 मेमोरी लोकेशन पर एक इंस्ट्रक्शन स्टोर है दैट इज मूव C, A, मतलब A के डेटा को हमको रजिस्टर C में स्टोर कराना है। इसका हेक्स कोड आपको 4F दिया हुआ है। अब जो 4000 हमारा एड्रेस है वो कहां पर जाएगा? प्रोग्राम काउंटर के अंदर जाएगा। प्रोग्राम काउंटर में जनरली जो नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस प्रेजेंट होता है। ये प्रोग्राम काउंटर इस एड्रेस को कहां प्लेस कर देगा? एड्रेस बस के ऊपर प्लेस कर देगा। इस एड्रेस के माध्यम से हम मेमोरी के उस पर्टिकुलर लोकेशन को आइडेंटिफाई करेंगे। वहां से जो हमारा MOV C, A इंस्ट्रक्शन का हेक्स कोड है दैट इज 4F, उसको हम रीड करेंगे और रीड करने के बाद उसको डेटा बस के ऊपर हम रख देंगे, और डेटा बस के माध्यम से हमारा ये जो हेक्स कोड है वो कहां पर आ जाएगा? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ जाएगा। अब इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के माध्यम से हम इसको डिकोड करेंगे। कहां से? इंस्ट्रक्शन डिकोडर यूनिट जो आपकी है। इंस्ट्रक्शन का जो हमारा हेक्स कोड था दैट इज 4F, इस 4F को हम डिकोड करते हैं तो हमें कुछ बाइनरी नंबर्स मिलते हैं। उन बाइनरी नंबर को कहां पर हम देंगे? टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के अंदर। और टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट उस बाइनरी नंबर के हिसाब से अपने डिफरेंट पिन्स को इनेबल या डिसेबल कर सकेगी, जिसके माध्यम से हम इस इंस्ट्रक्शन को रन कराने में सफल हो पाएंगे। एक प्रोग्राम के माध्यम से भी हम समझते हैं। एक छोटा सा हम प्रोग्राम यहाँ पर लेते हैं जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि किस तरह से हमारा ये आर्किटेक्चर रन करता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ, द प्रोग्राम इज MVI A, 01H MVI B, 10H add B halt। ये छोटा सा जो हमने प्रोग्राम लिया है ये हमें बताता है कि हमको 01 जो एक हेक्स नंबर है उसको स्टोर करना है रजिस्टर A में। नेक्स्ट नंबर इज 10, उसको हमको स्टोर करना है रजिस्टर B में।
और तत्पश्चात हमको रजिस्टर बी का जो डाटा दैट इज हमारा 10 है, इसको ऐड करना है कहाँ, रजिस्टर ए के डेटा में। तो इस तरीके से अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो मान लीजिए हमने माना इसकी स्टार्टिंग मेमोरी लोकेशन है 2000, तो ये 2000 जो हमारी लोकेशन होगी वो कहां पर होगी, प्रोग्राम काउंटर में। ये प्रोग्राम काउंटर इस एड्रेस को कहां, एड्रेस बस पे प्लेस करेगा। एड्रेस बस जो हमारा MVI-A के कंसर्निंग जो इसका हेक्स कोड होता है दैट इज 3E, इस 3E को कहां प्लेस कर देगा, डेटा बस पे, और वो डेटा बस इसको कहां पर पहुंचा देगी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इसको डिकोड करेगा और डिकोड करने के उपरांत इसको टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट को प्रदान कर देगा। वह टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट फिर इसके प्रोसेसिंग के लिए डिसीजंस लेगी। नेक्स्ट इसी तरह MVI-1B, MVI-B, 10 हेक्स कोड है, इसको हमें रजिस्टर बी पर स्टोर करना है किसी लोकेशन से। मान लीजिए लोकेशन हमारी हो जाती है 2002। इस 2002 को पुनः उसी तरीके से एड्रेस बस पे, फिर डेटा बस पे हमारा हेक्स कोड आएगा MVI-B के कंसर्निंग जो कि 06 होता है, वो हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे आएगा और इसको हम डिकोड करके फिर से हम पुनः कहाँ दे देंगे, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट को। इस तरह से हमारा डेटा एक कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर के अंदर। क्या होगा इसके अंदर, दैट इज 01H। इसी तरह से रजिस्टर बी आप रजिस्टर एरे में देख रहे होंगे, वहां पर हमारा डेटा क्या स्टोर हो जाएगा, 10H। अब जब नेक्स्ट लाइन रन कर रही होगी ऐड बी, अब ऐड बी को अगर हमें रन कराना है तो एक ऑपरेंड आपका कहाँ, एक्यूमुलेटर में प्रेजेंट है, दूसरा ऑपरेंड अभी आपका रजिस्टर बी में है। जब ऐड बी हमारा रन कर रहा होगा तो जो रजिस्टर बी का डेटा होगा दैट इज 10H, वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इस टेम्परेरी रजिस्टर में। तो यहाँ का डेटा आप क्या हो जाएगा, 10H। अगर इसको हम बाइनरी फॉर्मेट में इसको हम एडिशन करने का प्रयास करेंगे तो कुछ इस प्रकार इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। इन दोनों का अगर हम एडिशन करते हैं तो हमें रिजल्ट जो मिलेगा कुछ इस प्रकार मिलेगा, दैट इज 00010001। तो इसको हम अगर लिखेंगे तो हम इसको लिख पाएंगे हेक्स नंबर के फॉर्म में 11H। अब ये 11H हमारा कहाँ पे होगा, एक्यूमुलेटर में होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो चुकेगा उसके उपरांत रिजल्ट आपका कहाँ स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखने की बात है, टेम्परेरी रजिस्टर का जो डेटा है हमारा ऑपरेशन के उपरांत चेंज नहीं होगा। चेंज केवल कहाँ का डेटा होगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर का डेटा चेंज होगा। अब एक्यूमुलेटर रजिस्टर का डेटा चेंज हुआ कि नहीं हुआ, इसको जानने के लिए हमारे पास क्या है, फ्लैग रजिस्टर हैं। फ्लैग रजिस्टर में डिफरेंट टाइप के फ्लैग्स होते हैं, जैसे साइन फ्लैग होता है, ज़ीरो फ्लैग होता है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होता है, पैरिटी फ्लैग होता है और कैरी फ्लैग होता है। इन 5 फ्लैग्स के माध्यम से हम ये पता लगाने में सक्षम हो पाते हैं कि एक्यूमुलेटर का डेटा हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद क्या आया। इस तरीके से आपने देखा कि हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो कि एक्यूमुलेटर में जो डेटा था और टेम्परेरी रजिस्टर में जो डेटा था उसके एडिशन का ऑपरेशन हमने परफॉर्म कराया किसके हेल्प से, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट के, और रजिस्टर में एक्यूमुलेटर में हमारा रिजल्ट स्टोर हुआ। इस तरीके से हम जो है किसी इंस्ट्रक्शन को अपने प्रोसेसर के आर्किटेक्चर पर भली भांति रन कराते हैं। अब हम नेक्स्ट जो आपने अपने आर्किटेक्चर में एक रजिस्टर एरे देखी थी, उस रजिस्टर एरे को हम भली भांति समझने का प्रयास करते हैं। रजिस्टर एरे जैसा कि आप देख रहे हैं कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो हमारे पास 2 टाइप के रजिस्टर होते हैं, कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं और कुछ स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं।
जनरल पर्पस रजिस्टर 8085 के अगर रेफरेंस में हम बात करें तो देयर आर 6 टाइप ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर्स। दे आर बी, सी, डी, ई, एच और एल। यहाँ पे जो भी हमारे रजिस्टर हैं वो 8 बिट्स के हैं। अगर हम इनको 16 बिट के फॉर्मेट में यूज़ करना चाहें तो हम इनके कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारा कुछ इस प्रकार एक सीक्वेंसिंग होती है इनको कॉम्बिनेशन में यूज़ करने की। तो हम B के साथ C को यूज़ करते हैं, D के साथ E को यूज़ करते हैं, H के साथ L को यूज़ करते हैं। इस तरह से हम 28 बिट रजिस्टर को लेकर हम यहाँ पर उनको 16 बिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। और देखा आपने, प्रत्येक रजिस्टर जो हमारा जनरल पर्पस है 8 बिट का होता है, तो उन 8 बिट के में हम डेटा स्टोर करते हैं। अगर इनको हम 16 बिट का कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम इसमें एड्रेस भी स्टोर कर सकते हैं। अक्सर आप प्रोग्रामिंग के दौरान इस चीज़ को देखेंगे कि जो हमारा HL रजिस्टर पेयर है, इस HL रजिस्टर पेयर में हम मेमोरी के एड्रेसेस को भी स्टोर करते हैं। नेक्स्ट आपका है स्पेशल पर्पस रजिस्टर। स्पेशल पर्पस रजिस्टर जो होते हैं आपके दो तरीके के होते हैं। पहला है यूज़र एसेसिबल रजिस्टर और अदर इज यूज़र नॉट एसेसिबल रजिस्टर। यूज़र एसेसिबल रजिस्टर्स क्या होते हैं? ऐसे रजिस्टर जिनके डेटा को यूज़र के द्वारा परिवर्तित किया जा सके विद द हेल्प ऑफ द कोड्स। जो आप प्रोग्रामिंग लिखते हैं उनके माध्यम से अगर इनके डेटा को चेंज कर पा रहे हैं तो दीज आर यूज़र एसेसिबल रजिस्टर। यूज़र एसेसिबल रजिस्टर में आपने रजिस्टर एरे में देखा था कि आपके पास एक्यूमुलेटर था। एक्यूमुलेटर के डेटा को हम निमोनिक्स कोड के द्वारा, जो हमारे इंस्ट्रक्शन थे उनके द्वारा हम चेंज कर दे रहे थे। इसी तरीके से आपने स्टेटस रजिस्टर देखा था जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैग्स थे। उन फ्लैग्स को भी हम किसके प्रोग्रामिंग के द्वारा चेंज कर पाने में सक्षम हो पा रहे थे। इसी तरह आपने प्रोग्राम काउंटर देखा था। प्रोग्राम काउंटर के हेल्प से हम जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा रन करने वाला होता है उसके एड्रेस को जान पाते हैं। क्योंकि प्रोग्राम काउंटर में कोई एड्रेस स्टोर हो रहा है और 8085 प्रोसेसर में आपने देखा था कि एड्रेस बेस हमारा 16 बिट का होता है, इसलिए यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर का जो साइज है दैट इज 16 बिट। इसी तरीके से आप स्टैक पॉइंटर रजिस्टर देख पा रहे हैं। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में भी एड्रेस स्टोर होता है। चूंकि ये 16 बिट का है, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में अब प्रश्न उठता है कहाँ का एड्रेस स्टोर होता है? तो मेमोरी में कुछ स्पेसिफाइड लोकेशंस होती हैं जिसको हम कॉल ऑपरेशंस के दौरान कॉल करते हैं अपने प्रोग्राम में। उस स्पेशल लोकेशन को हम स्टैक के नाम से संबोधित करते हैं और उस स्टैक का जो अपर एड्रेस होता है वो हमारा स्टैक पॉइंटर में स्टोर होता है। नेक्स्ट है यूज़र नॉट एसेसिबल रजिस्टर। जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यूज़र के द्वारा ये एसेस नहीं किया जा सकता है। सिर्फ ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग मशीन के इंटरनल जो आपका टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है उसके इंस्ट्रक्शन के द्वारा ही इसको परिवर्तित किया जा सकता है इसके डेटा को। तो आपने देखा था टेम्परेरी रजिस्टर, जब आपने ऐड ऑपरेशन को रन कराया था तो वहाँ रजिस्टर बी के डेटा को हम टेम्परेरीली कहाँ स्टोर कर रहे थे? टेम्परेरी रजिस्टर में। और ये 8 बिट का रजिस्टर होता है। चूंकि डेटा बसेस की जो आवश्यकता होती है वो 8085 प्रोसेसर में 8 बिट की होती है। इस तरह से हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आपने देखा था कि किसी जो हमारा इंस्ट्रक्शन होता है उसका हेक्स कोड स्टोर होता है और हेक्स कोड चूंकि 8085 के लिए 8 बिट का होता है, इसलिए हम यहाँ पर किसी के 8 बिट के हेक्स कोड को स्टोर करते हैं। इस तरीके से हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एड्रेस लैच होती है। हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के एड्रेस रजिस्टर हैं जिनमें हम एड्रेसेस स्टोर करते हैं, उनके एड्रेसेस की वैल्यू को हम इन्हेंस करने, इंक्रीज़ करने या डिक्रीज़ करने के लिए हम एड्रेस लैच का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हमारे प्रोसेसर में डिफरेंट टाइप के एड्रेसेस का इस्तेमाल करके हम किसी प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को रन कराते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि जो हमारा ये रजिस्टर एरे है ये हमारे माइक्रो प्रोसेसर का इंटरनल पार्ट का भाग है और हम इनमें जो हमारे पास आईओ पेरिफेरल्स
या हमारे पास जो एक्सटर्नली मेमोरी यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे डेटाज स्टोर हैं, वहाँ से हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं और इन रजिस्टर में स्टोर करते हैं। इसी के माध्यम से हम वहाँ से डाटा को जो है वो इंस्टेंटली लेकर अपने किसी ऑपरेशन को परफॉर्म कराते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब हमारे पास पेरिफेरल्स और मेमोरी प्रेजेंट थी जहां पर हमारा डेटा ऑलरेडी स्टोर था, तो हमको इस रजिस्टर एरे की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी चीज़ को स्मार्ट बनाने के लिए जो भी डेटा हो वो हमारे पास क्विकली अवेलेबल हो, तो उस क्विकनेस को प्रोवाइड करने के लिए हम इस प्रोसेसर को उसकी चिप पर ही इस छोटे छोटे रजिस्टर को हम वहाँ पर पहले से क्रिएट करते हैं, ताकि जब भी हमारे प्रोसेसर को डेटा की आवश्यकता पड़े, उस डेटा को मेमोरी या आईओ जिसकी साइज़ बहुत बड़ी है वहाँ पर सर्च करने की बजाय हम एक छोटे से रजिस्टर के एरे से हम उस डेटा को कॉपी कर सकें और अकॉर्डिंग टू द हमारा जो इंस्ट्रक्शन था उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार हम अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट के द्वारा हम ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें। आफ्टर द परफॉर्म जो हमारा रिजल्ट होगा एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा और आवश्यकता के अनुसार अब हम इस रिजल्ट को अपने प्रोसेसर के बाहर भी भेज सकते हैं, जो भी पेरिफेरल्स हमारे प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड हैं। तो इस तरीके से आपने इस रजिस्टर्स को अच्छे से समझ लिया होगा। नेक्स्ट फंक्शनल जो हमारा ब्लॉक डायग्राम है दैट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिस इज अ हार्ट ऑफ 8085 प्रोसेसर। क्योंकि जितने भी ऑपरेशंस आप इंस्ट्रक्शन के द्वारा कराने का प्रयास करते हैं उसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसे भी हमें अच्छे से समझना होगा। सामने आपके सीमेटिक सिंबल ऑफ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि आपके सिंबल पे कई सारी पिन्स अवेलेबल हैं। इन पिन्स में आप देख रहे होंगे ए और बी पिन, जिसको हम इनपुट टू द अर्थ ALU के नाम से भी संबोधित करते हैं। फिर आप नीचे की तरफ दैट इज R, दिस इज आपका रिजल्ट होगा जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा आएगा। अब चूंकि A और B पिन्स पे हमने अप्लाई कर दिया है ऑपरेंड को, अब ऑपरेंड में करना क्या है? सम करना है, इसका डिफरेंस करना है, या कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा है, ये बताने के लिए हमारे पास F पिन है। और इस F पिन पर जो सिग्नल आएगा कहाँ से आएगा? आपने समझा था वहाँ पर कि इंस्ट्रक्शन टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के द्वारा यहाँ पर हमें सिग्नल भेजा जाएगा कि कौन सा ऑपरेशन अर्थ ALU के द्वारा परफॉर्म कराया जाना है। और रिजल्ट आपको कहाँ मिल जाएगा? आप R पिन देख रहे होंगे, वहां पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और D पिन क्या है? दैट इज आउटपुट स्टेटस। हमने बताया था एक्यूमुलेटर का जो डेटा होगा उसको हम फ्लैग रजिस्टर के द्वारा डिस्प्ले करते थे, तो यहाँ D आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उसी स्टेटस रजिस्टर को डिपेंड कर रहा है जो हमारा रिजल्ट आया था। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का जो ऑपरेशंस हैं, क्या क्या हमारा ALU यूनिट कर सकता है? एडिशन कर सकता है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है, दीज आर अर्थमेटिक ऑपरेशंस। कुछ लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कराए जा सकते हैं, जैसे नॉट, एंड कराना, ऑरिंग कराना, एक्सॉरिंग कराना। शिफ्टिंग, जो हमारे रजिस्टर में डेटा है उनकी शिफ्टिंग भी इससे संभव है, 1 बिट शिफ्टिंग संभव है। कंपेयर कर सकते हैं दो रजिस्टर के डेटा को, BCD एडिशन भी कराया जा सकता है, और रजिस्टर के डेटा में 1 बिट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी कराया जा सकता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हमारा प्रोसेसर का आर्किटेक्चरल ब्लॉक वर्क करता था। अब स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टर्न। अब एक एक्सरसाइज यहाँ पर है, मैं आप सभी से आशा करूँगा कि इस एक्सरसाइज को आपने जो भी अभी तक इस लेक्चर के माध्यम से समझा है उसको करने का प्रयास करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से आर्किटेक्चरल ब्लॉक डायग्राम समझ लिया है 8085 प्रोसेसर का, तो ये एक्सरसाइज करने में आपको कठिनाई नहीं आनी चाहिए। और जैसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8085 प्रोसेसर।
तो 8085 प्रोसेसर के जितने भी इंटरनल ब्लॉक्स थे, जैसा मैंने बताया था फंक्शनिंग के हिसाब से उन्हें छोटा छोटा हम पार्ट में डिवाइड करके उसकी स्टडी किए थे, उन सभी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा विद नीट एंड क्लीन डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग। प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो भी आपने रजिस्टर पढ़े थे 8085 प्रोसेसर के, उनके बारे में आपको सचित्र वर्णन करना होगा विद द डायग्राम, आपको यहाँ इसको बनाना होगा। नेक्स्ट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में आपने जो भी पढ़ा उसका सिमेटिक डायग्राम क्या था, वो कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, स्टेटस रजिस्टर कैसे इससे कनेक्टेड है, सभी चीज़ें हमें नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है। और स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी को ये लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नीचे मेरी ईमेल आईडी दी है, मैं आप सभी से अपेक्षा करूँगा कि इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करिए और कंप्लीट करने के उपरांत इस मेल पर मुझे भेजिए। मैं आपको तत्पश्चात फीडबैक भी दूंगा कि क्या कमियां आपके क्वेश्चंस में रह गई हैं। दीज आर द रेफरेंसेस जिसको हमने इस लेक्चर में बनाते समय जहां से मैंने रेफरेंसेस लिया है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।